नमस्कार साथियों। आज इस ऑनलाइन सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। और भूगोल का सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा राजस्थान की उत्पत्ति और नामकरण। उनसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को है इसकी लिंक है वो भेजेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देख सकें। तो सबसे पहले राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले बात करेंगे आज राजस्थान की उत्पत्ति है वो कैसे होती है। तो राजस्थान की उत्पत्ति देखने से पहले एक भूगोलवेता का नाम आता है और भूगोलवेता का नाम नाम होता है दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर। एक भूगोलवेता का नाम आता है, व्यक्तित्व का नाम आता है, जिनका नाम आता है दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर का एक सिद्धांत आता है जिनका नाम आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम आता है दोस्तों? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका सिद्धांत आता है और इन सिद्धांत का नाम आता है दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता कब है, तो ये आता है 1912। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर एक सिद्धांत देता है जिनका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ध्यान से समझना दोस्तों कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये कहता है कि कार्बोनिक फेरस काल यानी जियोग्राफिकल काल की अगर बात करें, तो इसमें एक नाम आता है कार्बोनिक फेरस काल। क्या नाम आता है दोस्तों? कार्बोनिक फेरस काल। कार्बोनिक फेरस काल। और इन कार्बोनिक फेरस काल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये कहता है अल्फ्रेड वेगनर कि इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर, या हम कह सकते हैं कि भूखंड पर, इस पूरे के पूरे भूखंड पर, इस पूरे के पूरे भूखंड पर एक ही तो स्थलमंडल होता है, एक ही स्थलमंडल होता है और बाकी का बाकी पूरा का पूरा जलमंडल होता है। तो ये कहता है कि पूरी पृथ्वी पर एक महासागर और एक ही महाद्वीप होता है। महाद्वीप होता है। कौन से कालों की अगर बात करें तो कार्बोनिक फेरस काल में ये कहता है कि भूखंड पर एक ही तो महासागर होता है, एक ही महाद्वीप होता है। और महासागर की अगर बात करें तो ये प्रतिशत में 71% होता है, यानी सबसे ज्यादा जल भाग होता है। और नेक्स्ट अगर स्थलमंडल की बात करें तो इन्हें कहते हैं पेंजिया। क्या कहते हैं दोस्तों? पेंजिया कहते हैं। और ये होता है 29% भाग होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अल्फ्रेड वेगनर 1912 में एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये कहता है कि पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर होता है। और ये इसका डायग्राम है, जैसे एक ही भूगोल यानी ग्लोब पर एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर होता है। फिर बाद में ज्योग्राफिकल काल में एक काल आता है जिनका नाम आता है दोस्तों ट्रेसरिक काल। और इस काल में दोस्तों पेंजिया का विखंडन होता है। इस काल में अल्फ्रेड वेगनर कहता है कि दोस्तों यहाँ पर है वो पेंजिया का विखंडन होता है। पेंजिया का विखंडन होता है। पेंजिया का विखंडन, पेंजिया का दोस्तों है वो विखंडन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि पेंजिया का विखंडन होता कैसे, क्या रीजन है कि पेंजिया इस स्थल मंडल का है वो विखंडन होता है। पेंजिया यानी स्थल मंडल, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल। और ये है वो जल मंडल है, जल मंडल है। और इस जल मंडल को दोस्तों कहते हैं पैंथालासा। इस जल मंडल को क्या कहते हैं दोस्तों? पैंथालासा। क्या कहते हैं दोस्तों? पैंथालासा कहते हैं। और इस टेसरी युग में पेंजिया का जो विखंडन होता है, और विखंडन अगर रीजन की अगर बात करें, इसका रीजन की अगर बात करें कारण, तो वो कारण होता है
तो वो कारण होता है ऊर्जा सहवन तरंगे। ऊर्जा सहवन तरंगे और गुरुत्व बल के कारण है वो पेंजिया का विखंडन होता है। तो एक तो आ गया ऊर्जा सहवन और एक आ गया गुरुत्व बल के कारण है वो इसका विखंडन होता है। आप जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझे तो ऐसे समझे कि जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई और इस पृथ्वी का ये मेन बिंदु हो गया। जैसे हम एक सेगमेंट की अगर बात करें, यहाँ की एक सेगमेंट लेते हैं, पृथ्वी के परतों का एक सेगमेंट लेते हैं, तो सबसे पहले नीचे का हिस्सा आता है, इन्हें हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं दोस्तों? कोर। और सेकंड नंबर हमारा आता है मेंटल। कौन सा? मेंटल। मेंटल दोस्तों पागल वाला नहीं, ये एक अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था अवस्था में इसमें है वो मैग्मा भरा होता है और ये गर्मागर्म होता है, अर्ध तरल अवस्था में, गर्म अवस्था में होता है। इसे हम कहते हैं, ये बाहर निकलता है, इसे कहते हैं लावा। और इसे मेंटल के ऊपर होता है क्रस्ट, और ये क्रस्ट ये पतली परत होती है, इतनी नहीं होती है, इसलिए इसकी चौड़ाई इतनी नहीं होती है, पतली होती है, और इन्हें कहते हैं क्रस्ट। सियाल, सीमा, निफे वो इसी के भाग हैं। तो ये मैग्मा है वो गर्म होता है, गर्म होकर इसकी ऊर्जा सहवन तरंगों के कारण ये तिरंगे ऊपर उड़ती हैं, तो इस ऊपरी क्रस्ट को है वो इनका, इस क्रस्ट का है वो विखंडन करती हैं। जैसे मान लो, एक उदाहरण के तौर पे समझ लो कि जैसे हमारे किचन में कुकर होता है, तो कुकर में जब हम पानी उबालते हैं या कोई दाल उबालते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम हीट देते हैं नीचे से, और जब दाल पूर्ण रूप से उबल जाती है तो कुकर में सीटी है वो बजती है। अगर हम बाई चांस इस सीटी को ब्लॉक कर देते हैं, किसी बाई चांस इस सीटी को ब्लॉक कर देते हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि इस कुकर को एक टेम्परेचर इतना हाई होता है कि कुकर को फटना पड़ता है। तो इसी क्रिया के आधार पर है वो स्पेंजिया का भी विखंडन होता है, क्योंकि इसके नीचे का भाग जो मेंटल है, मेंटल गरम गरम लावा या मैग्मा होता है, जो इस क्रस्ट का है वो विखंडन करता है। ये 1 या 2 महीने का है वो प्रक्रिया नहीं होती है, वो काफी सालों की यानी सेंचुरी की ये प्रक्रिया, यानी बड़ी लंबी प्रक्रिया ये होती है। तो आगे हम बात करते हैं कि पेंजिया का विखंडन है वो ऊर्जा सहवन तरंगों या गुरुत्व बल से होता है। तो वो पेंजिया है वो कितने भागों में टूटता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी। और हमारा पहले तो स्थलमंडल पे एक पेंजिया होता था, और ये अब 2 भागों में टूट जाता है, 2 भागों में टूट जाता है, और इन्हें हम कहते हैं उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक, और इन्हें कहते हैं दक्षिणी पेंजिया। और पेंजिया का जब विखंडन होता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है, और 2 टूटने से इसका नाम आता है सबसे पहले उत्तरी पेंजिया और नेक्स्ट आता है दक्षिणी पेंजिया। ये तो हम कहते हैं, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर कहता है कि इस उत्तरी पेंजिया को हमने नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी पेंजिया है इनका नाम है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना गोंडवाना लैंड। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है दोस्तों, एक बार वापस रिपीट मारते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर 1912 में एक सिद्धांत देता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और उसमें कहता है कि पूरे की पूरे ग्लोब पर है वो एक ही स्थलमंडल होता है और एक ही महाद्वीप होता है। फिर बाद में कालांतर ज्योग्राफिकल काल की अगर बात करें तो टेसरी युग में है वो पेंजिया का धीरे धीरे विखंडन होता है ऊर्जा सहवन तरंगे और गुरुत्वीय बल के कारण। और नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर बाद में पेंजिया का विखंडन होता है, पेंजिया 2 भागों में टूटता है, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। दक्षिणी पेंजिया की अगर बात करें तो इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, उत्तरी पेंजिया की बात करें तो इसे अंगारा लैंड कहते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं तैतीस सागर, तैतीस सागर। तो ये चीजें ध्यान रखें, और ये पूरा का पूरा जलमंडल होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आता है जुरेसिक काल, जुरेसिक जुरेसिक काल। और जुरेसिक काल में दोस्तों कहता है कि पेंजिया और अंगारा लैंड का भी विखंडन होने लगता है, पुनः अंगारा लैंड व
गोंडवाना लैंड का भी पुनः विखंडन होता है। वो कौन से काल में होता है दोस्तों? जुरेसिक काल में है वो। जुरेसिक काल में है वो। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का पुनः विखंडन होता है। कैसे? देखिए, यहाँ का ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जुरेसिक काल में है वो, इनका भी विखंडन होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं, ये ग्लोब ग्लोब पर दो भागों में स्थल मंडल था, एक पेंजिया और एक गोंडवाना लैंड। जुरेसिक काल में ये दो और कई टुकड़ों में है वो विखंडित होता है। तो यहाँ समझे आप, तो ये अलग अलग भागों में टूटता है। यहाँ दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ एशिया, हमारा भारत, और यहाँ पर तो इस तरह है वो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड विखंडित होता है। अगर बात करें तो ये जो भारत है वो किस किस मंडल का है वो भाग आता है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? तो जो नीचे का हिस्सा है पूरा का पूरा, जो गोंडवाना लैंड के हिस्सा, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो वो तो पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड में आएगा, और जो ऊपर का भाग है उत्तरी पेंजिया है वो अंगारा लैंड में आएगा। तो यहाँ समझते हैं कि जो यहाँ जैसे अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और जो दक्षिणी अमेरिका है वो तो पूरा का पूरा क्या किस में आएगा दोस्तों? गोंडवाना गोंडवाना लैंड के हिस्से में आएगा। और एशिया महाद्वीप है वो दोनों का हिस्सा है, एक गोंडवाना लैंड का भी है और अंगारा लैंड का भी हिस्सा आता है। तो ये चीजें पूरी की पूरी किस में आएगी दोस्तों? अंगारा अंगारा लैंड का ये हिस्सा बनी। तो ये कहानी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और अगर आपको क्वेश्चन भी पूछ ले कि भारत है वो किसका हिस्सा आता है, तो वो गोंडवाना लैंड का आता है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान भी भारत में आता है, तो वो किस में आएगा? गोंडवाना। अरे किसी की भी पूछ ले, अरे पूछ ले आपको दक्षिणी अमेरिका की पूछ ले, उत्तरी अमेरिका की पूछ ले, आपको यूरोप की पूछ ले, तो आपको फटाक देने से ये चीजें बता देनी है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी राजस्थान की उत्पत्ति। अब देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से भाग हैं वो। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में उत्पत्ति, राजस्थान के संदर्भ में उत्पत्ति देखते हैं। तो सबसे पहले जी और टी। जी का मतलब गोंडवाना लैंड और टी का मतलब 33 सागर। गोंडवाना लैंड। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है 33 सागर। गोंडवाना लैंड और 33 सागर की यहाँ बात होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 33 सागर के कौन कौन से भाग हैं वो आते हैं। और 33 सागर की अगर बात करें तो मरुस्थल और पूर्वी मैदानी है वो 33 सागर के अवशेष के रूप में बने हैं। मरुस्थल कौन कौन से दोस्तों? एक तो मरुस्थल आता है और एक आता है पूर्वी मैदान। और ये दोनों के दोनों 33 सागर के अवशेष से बने हैं। अगर आपको पूछ ले कि भाई गोंडवाना लैंड के अवशेष से कौन कौन से भाग बने हैं, तो अरावली किससे बनी दोस्तों? गोंडवाना लैंड से। और नेक्स्ट अगर बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है वो किससे बनता है? गोंडवाना लैंड से। और अगर पूछ ले आपको कि सबसे प्राचीन प्रदेश है वो कौन सा है, प्राचीन की अगर बात करें तो ये आता है सबसे प्राचीन अरावली। और नवीनतम की अगर बात करें युवा मरुस्थल, इसे कहते हैं नवीन भौतिक, नवीन उत्पत्ति इससे होती है और ये प्राचीन उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये चीजें आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। राजस्थान के संदर्भ में हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन
एग्जाम में है वो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गई उत्पत्ति, और नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान का नामकरण है वो कैसे होता है। दोस्तों राजस्थान का नामकरण है वो क्षेत्र विशेष में, पहले तो इसका कोई क्षेत्र नहीं होता था, जैसे ये राजस्थान है तो इसका कोई विशेष निश्चित सीमा नहीं होती थी उस समय। जैसे जहाँ राजपूतों का शासन हुआ करता था उसे तो राजपूतों का जहाँ शासन था उसे राजपूताना कहा दिया गया। जहाँ सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र था उसे मरुकांतर कहा गया। और अगर बात करता हूं मैं महर्षि वाल्मीकि की, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान को है वो कहीं अलग अलग नामों से है वो जाना गया। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं मरुकांतर, मरुकांतार। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसे राजस्थान, राजपुताना, राजपुताना, या अगर बात करें राजस्थानिया या राजस्थाना द्वितीय, राजस्थाना द्वितीय, आदि कई नामों से है वो राजस्थान को पुकारा गया। आदि कई नामों से है वो राजस्थान को है वो पुकारा गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से है वो राजस्थान को पुकारा गया। अगर बात करें तो सबसे पहले राजस्थान को है वो, अगर मैं बात करता हूं वैदिक काल की, वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के जो गग्गर नदी है, सरस्वती नदी के जो प्रवाह क्षेत्र था, तो इसे कहते हैं ब्रह्मावर्त। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त के नाम से इस क्षेत्र को है वो पहचाना गया। और नेक्स्ट अगर बात करें रामायण की, तो रामायण में है वो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इसे कहा मरुकांतार। महर्षि वाल्मीकि ने इसे कहा मरुकांतार। और नेक्स्ट अगर शिलालेख की अगर बात करें तो सबसे पहले शिलालेख आता है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख, और ये दोस्तों आता है 532 ईसा पूर्व, 532 ईसा पूर्व। और अगर ये मिलता कहां से है अगर पूछ ले आपको, तो ये आता है चित्तौड़गढ़। और राजस्थान नामकरण की यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान का नाम आता है, यहाँ पर शब्द आता है राजस्थान का, और इसमें राजस्थान का शब्द आता है दोस्तों राजस्थानीय। क्या नाम आता है? राजस्थानीय। अगर आपको पूछ ले कि घोसुंडी शिलालेख 532 में राजस्थान का किस नाम से है वो पुकारा गया, तो नाम आता है राजस्थानीय। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नाम सेकंड शिलालेख आता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख है वो 682 ईसा पूर्व आता है। और स्थिति की अगर बात करें तो ये स्थित है सिरोही में। और इसमें अगर बात करें शब्द की, तो राजस्थान को इसमें कहा गया है राजस्थाना द्वितीय, राजस्थाना द्वितीय के नाम से है वो इन्हें पुकारा गया। तो दो शिलालेख बड़े इंपॉर्टेंट है और कई बार इस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि गोसुंडी शिलालेख से राजस्थान को किस शब्द से जाना जाता है, और बसंतगढ़ शिलालेख से राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है। और सन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई कई बार एग्जाम में ऑप्शन या कथन निष्कर्ष के रूप में पूछ लिए जाते हैं। और ये तो शिलालेख हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना के नाम से किसने कहा? सर्वप्रथम राजस्थान को भाई राजपूताना किसने कहा? राजपूताना किसने कहा? जहां राजाओं का जो शासन काल रहा होगा उसे राजपूताना के नाम से जाना होगा। और सबसे पहले अगर बात करें तो ये राजपूताना क्षेत्र किसने कहा?
तो दोस्तों नाम आता है जॉर्ज थॉमस का। किसका नाम आता है दोस्तों? जॉर्ज थॉमस का। जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ये कहता है 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस कहता है कि राजस्थान को राजपूताना है वो कहा गया। तो हमें कैसे मालूम कि ये जॉर्ज थॉमस ने ही कहा? तो हमारे पास एविडेंस तो होने चाहिए। तो 1829 में इसकी एक बुक आती है। कितने में दोस्तों? 1829 में इसकी बुक आती है और इस बुक का नाम है, इसका बुक का नाम आता है दोस्तों द मिलिट्री, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। इस बुक का नाम क्या आता था दोस्तों? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसमें हमें लिखित प्रणाम है वो मिलते हैं, लिखित एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। लिखित प्रूफ है वो यहाँ से मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो इसके लेखक अगर पूछ लें आपको तो वो है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन है वो इन बुक के है वो लेखक आते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो राजस्थान को हुए राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा? राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना की अगर बात करें तो ये तो कहा जॉर्ज थॉमस ने। अगर बात करें राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान किसने कहा? राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान है वो किसने कहा? तो सर्वप्रथम राजस्थान को रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द से है वो सबसे पहले किसने कहा? तो वो नाम आता है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने है वो सर्वप्रथम राजस्थान या राजस्थान या रजवाड़ा, जहाँ राजाओं का रहने का स्थान रजवाड़ा है वो कहलाता है, तो जेम्स टॉड ने है वो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। और इसकी बुक आती है दोस्तों द एनाल्स इन एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान ऑफ राजस्थान है वो इनकी बुक आती है। और इसमें सबसे पहले, और बुक के नाम में भी राजस्थान का शब्द आता है, तो सबसे पहले जेम्स कर्नल टॉड ने है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का है वो प्रयोग किया था। और अगर कर्नल जेम्स टॉड की अगर बात करें तो इन्हें कहते हैं घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। और इन्हें एक नाम से और पुकारा जाता है और वो है राजस्थान हिस्ट्री के पितामह। राजस्थान हिस्ट्री के पितामह, राजस्थान इतिहास के पिता माँ है वो इन्हें कहते हैं। तो ये चीजें हो गई। एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम आता है दोस्तों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न। द सेंट्रल, इसका दूसरा नाम आता है दोस्तों द सेंट्रल और वेस्टर्न राजपूताना या राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका सेकंड नाम क्या आता दोस्तों? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। जो इसका नाम है एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नाम आता है। अगर आपको पूछ ले कि ये है वो बुक कब आती है, तो यहाँ सन आती है 1829। सन आती है 1829। और ये पुस्तक है वो किसको समर्पित है? तो नाम आता है यति ज्ञान चंद्र। यति ज्ञान चंद्र नाम आता है दोस्तों यति ज्ञान चंद्र। यति ज्ञान चंद्र को है वो ये एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान है वो बुक समर्पित है।
तो ये तो चीज हो गई जेम्स कर्नल टॉड के बारे में। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन करता है? जेम्स कर्नल टॉड। इसे कहते हैं घोड़ा वाले बाबा या राजस्थान हिस्ट्री के पितामह। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में एकीकरण होता है और पूरे भारत में, राजस्थान की बात न करें और पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे भारत की बात करें तो यहाँ एकीकरण होता है। और एकीकरण के बाद है वो रियासतों को एकीकरण करने के बाद राजस्थान अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले पूरे भारत में एकीकरण होता है। यहाँ पर लगभग 565 रियासतें होती हैं, रियासतें 565 रियासतें होती हैं। तो पूरे भारत में अगर एकीकरण होता है तो राजस्थान में भी कई रियासतें आती हैं जिसका भी एकीकरण होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें होती हैं, 19 रियासतें होती हैं और 3 ठिकाने होते हैं। 3 दोस्तों ठिकाने होते हैं, 3 ठिकाने होते हैं। और कौन कौन से अगर पूछ ले तो एक तो होता है किशनगढ़, एक होता है लावा और एक होता है नीमराना। नीमराना। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें और वो होता है मेरवाड़ा अजमेर, मेरवाड़ा अजमेर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तीन ठिकाने की अगर बात करूं तो कुशलगढ़, लावा और नीमराना। कुशलगढ़, लावा और नीमराना की बात करूं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं कुशलगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो मेरवाड़ा अजमेर आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो ये आता है 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 के बीच है वो 7 चरणों में है वो एकीकरण होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें एक एक स्टेप बाय स्टेप बंदू की तो राजस्थान का फर्स्ट एकीकरण होता है 18 मार्च 1948 को और जिसका नाम आता है मत्स्य संघ। और जिसमें नीमराना ठिकाना है वो इसमें पूर्वोत्तर जो राजस्थान होता है ये हिस्सा पूर्वी राजस्थान। और इन्हें राजस्थान का प्रथम चरण मत्स्य में एकीकरण किया जाता है। और यह अगर बात करें राजस्थान का एकीकरण और 1948 से 1956 के बीच ये 7 चरणों में होता है। और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर को एकीकरण किया गया है। और नेक्स्ट अगर बात करें द्वितीय चरण की अगर बात करें तो इसमें लावा ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना और बूंदी, कोटा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ ठिकाना है वो इसमें शामिल होता है जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग आता है। और ये होता है 25 मार्च 1948 और चरण है द्वितीय और जिसमें नाम आता है पूर्वी राजस्थान संघ। अगर पूछ ले कि एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द आता है तो वो आता है दोस्तों दूसरे चरण में। और उनका नाम आता है, कौन सा आता है दोस्तों? पूर्व राजस्थान संघ है वो इसमें नाम आता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान एकीकरण में राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग ये होता है द्वितीय चरण में और जिसका नाम आता है पूर्व राजस्थान संघ नाम आता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे चरण की और तीसरे चरण में आता है संयुक्त राजस्थान जिसमें किशनगढ़, लावा ठिकाना, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये है वो इसमें शामिल होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है चतुर्थ 30 मार्च 1948 को और इसमें बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो इसमें राजस्थान में इक्वल होती हैं। मैन पहला पॉइंट लगो कि इसमें बड़ी बड़ी रियासतें होती हैं वो रियासतें शामिल होती हैं। बड़ी बड़ी रियासतें इनमें शामिल होती हैं जोधपुर, बीकानेर, जयपुर,
जैसलमेर। और इसमें है वो 30 मार्च को है वो राजस्थान स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। यानी 30 मार्च को बड़ी बड़ी रियासतें इसमें शामिल होगी, एक राजस्थान का निर्माण कर देती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो पांचवा आता है संयुक्त वहद राजस्थान, जिसमें मत्स्य संघ का पूर्वी और काफी हद तक है वो राजस्थान अस्तित्व में आ जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें सातवां चरण, और इन्हें कहते हैं वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। तो इस सातवें चरण में पूर्ण रूप से राजस्थान अस्तित्व में आता है। पूर्ण रूप से राजस्थान है वो अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में आता है। और हमें कहते हैं राजस्थान, इन्हें कहते हैं वर्तमान राजस्थान के नाम से वो पुकारा जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है पूरा का पूरा राजस्थान, जिसे हम आधुनिक राजस्थान के नाम से है वो जानते हैं, आधुनिक राजस्थान के नाम से जानते हैं। और इस दिन राजस्थान पूरा का पूरा स्थापित होता है। और 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस है वो मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस है वो मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस है वो दोस्तों मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और ये दोनों के दोनों है वो राजस्थान के राजकीय दिवस आते हैं, राजस्थान के राजकीय दिवस आते हैं। तो ये तो थी कहानी एकीकरण की। और नेक्स्ट हम बात करेंगे और 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद है वो समाप्त किया जाता है। इस पद को समाप्त किया जाता है और राज्यपाल पद का है वो सर्जन किया जाता है। तो ये तो था राजस्थान के एकीकरण। और इसमें सबसे पहले हमने बात की राजस्थान की उत्पत्ति और नामकरण की। इस वीडियो में आज इतना ही, और कल हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सीमाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।